नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शशि सालवानी। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पे मेरा एपिसोड यानी बॉलीवुड कैप्सूल। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती हैं जो यूपी के बलिया से हैं। इन्होंने 3 फिल्में बतौर डायरेक्टर की हैं, एक वेब सीरीज की है, संजय मिश्रा जी के साथ काम किया है, राजेश शर्मा जी के साथ काम किया और सिनेमा मरते दम तक में तो बहुत बड़ी दिग्गज हस्तियों के साथ थे ये। प्लीज वेलकम प्रीतेश श्रीवास्तव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीतेश जी, वेलकम टू आवर चैनल रेडियो उड़ान। बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। यस। तो सर शुरू करते हैं इंटरव्यू। सो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर कि फिल्म लाइन में आपका आना कैसे हुआ, मतलब कैसे शुरुआत हुई ये सब पूरी जर्नी की आपकी? फिल्म लाइन में मेरा आना कुछ 12-13 साल पहले हुआ। मैं एक छोटे से स्मॉल टाउन से हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया से। ओके। और फिर मेरा पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ वहीं हुआ। फिर मास्टर्स करने के लिए मैं दिल्ली चला आया था। एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना फिल्म मेकिंग का मास्टर डिग्री लिया। अच्छा, एमिटी यूनिवर्सिटी से। ओके। हाँ, 2009 से लेके 2011 तक का बैच था हमारा। ओके। और फिर वहीं से सीधा 2011 के बाद कुछ करना था ही, और जब पढ़ाई वही की थी तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में ही आना था। ओके। और हमारी लैंग्वेज के लिए तो सिर्फ बॉम्बे ही एक ऑप्शन था, और तो कुछ है नहीं। करेक्ट। तो बस वही बॉम्बे 2011 में बॉम्बे आ गए, और फिर तब से लगे हुए हैं अपना स्ट्रगल। फिर उसके बाद काम मिलना, फिर काम चालू होना, फिर काम चला। जो जिंदगी में उतार चढ़ाव है वो चलते गए। काम किया, बहुत किया, फिर उसके बाद काम कभी तो ऐसे भी था समय नहीं मिला काम, फिर काम मिला, तो ऐसे चलता रहता था अप एंड डाउन। तो जिस समय में जब काम नहीं मिला तो आपने कैसे सरवाइव किया, मतलब क्योंकि यहाँ का खर्चा भी लागू है और काम भी नहीं मिल रहा है, तो फिर उस समय से कैसे डील किया? वही सबसे चैलेंजिंग समय होता है मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो है। मतलब लकीली थोड़ा बहुत फैमिली का सपोर्ट भी रहता था, और क्योंकि मतलब मेरे साथ वो वाला हिसाब किताब नहीं था। जनरली जो होता है कि लोग बिना फैमिली की परमिशन के, बिना इजाजत के अपने सपने को फॉलो करते हुए आ जाते हैं बॉम्बे। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ ये था कि मेरी फैमिली को पूरा पता था कि मैं क्यों आया हूँ बॉम्बे। मैंने उसकी पढ़ाई भी की थी, तो दे नो दैट थिंग। और फिर बॉम्बे आने के बाद टचवुड लकीली मुझे कभी ऐसा इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि मैं जो काम करता था उसमें थोड़ी बहुत सेविंग कर लेता था, ताकि मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो चलिए फिर भी नहीं समझ में आता कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या है। पर हमारी इंडस्ट्री का जो नेचर ऑफ वर्क है वो यही है कि आपके पास एक समय में काम है तो इतना काम है कि फिर आप काम मना कर रहे होते हो कि भाई अभी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि और बहुत जब सारा नहीं काम होता, होता है। हाँ, नहीं होता है हाँ, तो और बिल्कुल ही नहीं जब होता। नहीं होता है तो बिल्कुल ही आप मतलब ढूंढ रहे हो कि मिल ही नहीं रहा। तो वही तो, वो स्टार्टिंग के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आदमी समझ में आ चुका था कि यही नेचर है। तो उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग करके चलते थे कि जब काम मिल रहा है तो उस समय जो अमाउंट मिला, जो पैसा मिला, उसमें से इतना सेव करके रखो, उसका आधा हिस्सा ही खर्च करो और आधा सेव कर दो, ताकि जब काम ना हो तो यूज हो पैसा। सर्वाइवल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके वजह से हमारा टचवुड अभी तक चल गया सब कुछ। ओके। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी फिल्म रजनीगंधा के बारे में कुछ बताइए, और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद राजेश शर्मा जी, क्योंकि वो बहुत एक वेटरन एक्टर हैं और उन्होंने भी बहुत काम हाँ, किया। हाँ। मेरा जर्नी से ही ये निकलेगा, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो मिक्स रही है। मतलब ये इंडस्ट्री थोड़ा सा डिवाइडेड है, और स्पेशली आज तो उतना नहीं है, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। इस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक टीवी इंडस्ट्री अलग थी और एक फिल्म इंडस्ट्री थी। फिल्म इंडस्ट्री अलग थी। तो हाँ। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मोस्टली टीवी में नहीं जाते थे, और टीवी वाले लोग मोस्टली फिल्मों में नहीं आ पाते थे। उनके लिए उतना ही स्ट्रगल था। करेक्ट। लकीली मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे टीवी, फिल्म, एड तीनों में काम करने का मौका मिला साइमल्टेनियसली। पर हाँ, मेरा ज़्यादा काम टीवी में ही चल रहा था। मैंने काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं, बड़े बड़े टीवी शोज़। उसके बाद फिल्में भी की 2-3। एक रीजनल किया, एक फुल्लू करके आई थी, उसमें एसोसिएट था। उसी टीम के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन बना, और एक फिल्म मेरे एक राइटर हैं
शाहीन इकबाल काफी पुराने राइटर थे, राजश्री के टाइम से वो राइटिंग कर रहे थे। ओके तो ओके। उनके पास एक कहानी थी जो जब उन्होंने सुनाई मुझे और मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर को, तो हमें बहुत बैंग की वो कहानी कि हाँ यार ये तो कुछ मतलब कुछ अब्स्ट्रैक्ट सी कहानी है और इस पे कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बट वो बिल्कुल। आइडिया आया गया, खत्म हो गया। देन फिर एक दिन सडनली हम लोग बैठे हुए थे और जो मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं उनको सुरेंद्र जी का फोन आया। सुरेंद्र जी जो ईगल फिल्म के मालिक थे, वो मिलना चाहते थे किसी और काम के लिए। वो मिलने गए और वहां उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया। and उनको भी उतने ही गूज बम्स आए जितने हमें आए थे। एंड देन फिर उन्होंने कहा बनाओ इसको, आई विल बैकिंग यू। वो बनाया। फिर उनके साथ एक और हमारे प्रोड्यूसर, जो दूसरे प्रोड्यूसर थे, वो भी जुड़ गए और फिर ऐसे पूरा सेटअप बन गया और वो फिल्म बनी। और फिर कास्टिंग भी हो गई, राजेश जी भी आ गए, विभा जी भी आ गई और विकी सिदाना भी, जो कास्टिंग बड़े इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो भी उससे जुड़ गए। तो जुड़ते गए लोग और वो फिल्म आज उस फिल्म में एक कैरेक्टर थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, अशोक जी। आज वो काफी हिट हो रहे थे, उनके काफी मीम्स चले हुए हैं। तो विनोद के नाम से वो काफी हिट है विनोद पंचायत विनोद, में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो काफी लोगों ने साथ में जो काम किया उसमें, और वो अच्छा मतलब काफी अच्छे से बनी। और फिर बस उस फिल्म की किस्मत ऐसी थी कि जब वो बन के रिलीज होने का टाइम आया तो कोविड आ गया और एक साल वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। वो बन के तो 2020 जनवरी में ही रेडी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। फिर कोविड के वजह से वो पूरा टाइम निकल गया। फिर हमें उसको, अब उसके बाद जब कोविड खत्म भी हुआ तो सिनेमा हॉल, एक साल तक तो कोई सिनेमा हॉल खुले ही नहीं थे, ना खुल भी खुले रहे थे, थे ना तो कोई जा भी रहा था, फिर जो हाँ, थोड़े बहुत और खुले बहुत थे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट लग भी रहे थे और वो भी हाँ करेक्ट वसूल। करेक्ट। तो उसमें फिर प्रोड्यूसर्स ने रिस्क नहीं लिया और ये फिल्म एमएक्स प्लेयर के साथ कोलैबोरेशन में रिलीज की, जहां से उनको एटलीस्ट फंड, क्योंकि उस समय ओटीटी चल रहा था, ओटीटी को करेक्ट फंडिंग करेक्ट। मिल। ओटीटी का एक चलन था, बहुत पीक पे था हाँ लॉकडाउन में ओटीटी। हाँ। हाँ, तो उसी का वो हमें भी एक वो मिला तो कि वो डायरेक्टली फिल्म वहीं ओटीटी। रिलीज कर दिया आप लोगों ने। हाँ, एटलीस्ट जिसने पैसा लगाया उसको करेक्ट रिटर्न तो करेक्ट करेक्ट। चाहिए ही। और राजेश शर्मा के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया, बहुत जेन्युइन आदमी है और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ आदमी है। आपको कहीं उनके साथ काम करके ऐसा फील नहीं होगा कि कोई उनके अंदर नखरा है या कुछ भी न, वो है। मतलब जिस वो उस पानी की तरह है कि जो उसमें जो कलर मिलाइए वो उसी कलर का दिखता है। आप अच्छा। वो एक्टर, इतने एक्सपीरियंस एक्टर, इतने सीनियर एक्टर, लेकिन आप मतलब मेरे तो एज ए सेकेंड फर्स्ट ही फिल्म थी, तो जो भी मैं उनको सीन के लिए अप्रोच करता था, और मेरी फिल्म वैसे भी थोड़ी सी सरियल फिल्म थी, तो सरियलिज्म में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों वो क्यों। लेकिन राजेश जी ने एक दिन भी क्वेश्चन, एक सीन पे भी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा अगर आपका ये विजन है, मैं उस विजन को फॉलो करता हूँ और मुझे ये चीज मैं करके दूंगा। तो बहुत, और मुझे मेरे सिर्फ राजेश जी नहीं, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे। बहुत मतलब हम कई बार हमारा नाइट शूट होता था और रात रात भर हम शूट कर रहे होते थे और एक बार भी किसी की तरफ से कुछ नहीं होता था कि अरे यार बहुत लेट हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं। ओके। मतलब सभी लोग फ्लेक्सिबल थे कहा जाए तो। बहुत 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 सारे। ओके ओके ओके। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत रिमोट एरिया से कुछ लोग यहाँ आना चाहते हैं, मुंबई में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने बनाया, आपने बनाया, काफी लोगों को ये एक दिमाग में है यूपी से, इंदौर से, एमपी से, कि बॉम्बे जाना है और वहाँ कुछ जी फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करना है। एक थॉट मेरा भी जी है, बट आई एम फ्रॉम मुंबई। तो क्या जी। एडवाइस देंगे आप मतलब ऐसे लोगों को कि कैसे आए, क्या ऑर्गेनाइजेशन करे, क्या शुरुआत करे? समय थोड़ा बदल गया है। पहले क्या था कि पहले बहुत कम लोग दूसरे फील्ड के लिए बॉम्बे आते थे। मोस्टली 90% लोग सिर्फ हीरो बनने, मतलब एक्टर हीरो बनने ही बनने आते आते थे, थे। हाँ एक्टर बनने आते थे। जब अब उसमें उनको अगर सफलता मिलती थी तो वो दूसरे फील्ड में जाते थे, वहां से डायरेक्टर पैदा होता था, वहां से दूसरे डीओपी पैदा होता था। इसलिए आपको एक समय मिलेगा जब ये लोग मोस्टली ट्रेन नहीं होते थे, एक्सपीरियंस होते थे, कि उन्होंने एक्सपीरियंस ले लेके वहां तक पहुंचे हैं। करेक्ट उसके करेक्ट। बाद एक समय आया जब लोग ट्रेंड होके आने लगे दूसरे फील्ड से। हाँ क्राफ्ट अगर से आप काम करके आने लगे, हाँ अपने हाँ, मतलब पढ़ाई करके कोर्स करके, तो अगर आप दूसरे फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में, चाहे आप डीओपी बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो उनकी पढ़ाइयाँ होती हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हिंदुस्तान में। एफटीआई हो गया, SRFTI हो गया, चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में।
तो बॉम्बे में है इंस्टीट्यूट, तो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ आप पढ़ाई कीजिए और फिर उस फील्ड में, उन फील्ड्स में जॉब है, उन फील्ड्स में एडिटर, डीओपी और म्यूजिक डायरेक्टर, टेक्निकल लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। स्ट्रगल तो वहाँ भी है मतलब, लेकिन वहाँ अगर रेशियो की बात करें तो वहाँ 75% जॉब है, तो 25% लोग स्ट्रगल वहाँ भी करते हैं। और बाकी जो 3 फील्ड ऐसे फील्ड हैं जिसमें डायरेक्शन, एक्टर और राइटर आता है, जिसमें उल्टा हो जाता है, वहाँ 25% काम है तो 75% स्ट्रगल है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं और आप इंडस्ट्री आ रहे हैं बिना ट्रेंड हुए, तो वो इंडस्ट्री फिर आपसे टाइम लेगी, आप टाइम के साथ ही वो ट्रेनिंग आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से देगी। और उसके लिए फिर आपके पास उतनी बैकिंग होनी चाहिए या उतना टैलेंट होना चाहिए कि मैं कुछ और भी काम अपनी, मतलब क्योंकि पेट भी तो पालना है ना, पेट भी पालने के लिए कुछ और काम कर लूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ना खत्म हो। होता यही है, हम तो देखते रहते हैं आसपास की लोग आते हैं तो हैं इस शहर में और एक्टर बनने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं उसमें, पार्ट टाइम दूसरी जॉब भी करेंगे लेकिन वो एक्टिंग में फोकस करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब को ही फुल टाइम बना लेते हैं और एक्टिंग और वो सब पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो सिचुएशन है, अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है तो आप बॉम्बे टाइम लाइन लेके आइए कि मुझे 2 साल 1 साल में कुछ कर लेना है। नहीं होगा तो आप फिर ऑप्शन बी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आप 10-10 साल 15-15 साल इस शहर को बिना पॉकेट में पैसा हुए, बिना बैंक बैलेंस हुए नहीं दे सकते, क्योंकि इस फील्ड का कोई गारंटी नहीं है कि कब आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब अगर आप एक सर्वे देखेंगे तो हिंदुस्तान में आईएएस बनने का अगर सक्सेस रेशियो 5% है, तो फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने का जो रेशियो है वो 1% है। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल एग्रीड एग्रीड। क्योंकि फिर ये कैसे हो जाता है कि आपने पूरी लाइफ तो दे दी, बट इन रिटर्न आप स्ट्रगल ही करते गए और कुछ मिला नहीं, आउटपुट नहीं आया। और दूसरी चीज है कि अभी भी आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे, जब जितने भी, अगर आप एक लिस्ट बनाइए नेट्रो की, जो भी अगर आ रहा है बॉम्बे आने की सोच रहा है, अगर वो ये चीज सुनेगा तो वो पहले थोड़ा रिसर्च वर्क करे, वो एक लिस्ट बनाए उन एक्टरों की, 100 एक्टरों की एक लिस्ट में, और उसमें उनके बारे में पढ़े। अगर वो एक्टिंग करने आते तो देखिएगा, वो यही पाएगा कि उसमें से 80 लोग किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, थिएटर ग्रुप से, किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए रहे और एक्टिंग में ट्रेंड हुए हैं वो। तो 80% लोग ट्रेंड होके ही आते हैं, 20% ऐसे होंगे जो किस्मत के भरोसे आए और शायद लकीली वो आगे बढ़ गए। लेकिन वो रेशो बहुत कम है कि किस्मत के भरोसे कुछ लोग आए और चल गए, वो बहुत कम है। लेकिन 80%, चाहे आप राजेश खन्ना की बात करें, चाहे आप दिलीप कुमार की बात, ये कभी ना कभी ये लोग, अमिताभ बच्चन इवन दिल्ली के थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे अपने यूनिवर्सिटी के। रजनीकांत मद्रास में से वो ट्रेंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ के या किसी थिएटर में ट्रेनिंग लेके, मतलब यहाँ आने से पहले उन लोगों ने अपनी तैयारी की है। कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करें फिर यहाँ आए, ताकि आपको सपोर्ट रहे अपना खुद का टैलेंट का। वो लोग के लिए तो मेरी बिल्कुल सलाह है कि वो ना सोचें इस फील्ड के बारे में जिनके माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त ये बोल देते हैं कि अरे तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, तू बहुत हैंडसम लग रहा है, तू हीरो बन सकता है, और वो अगले दिन ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ जाते हैं। उनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि फिर वो इस बॉम्बे की चकाचौंध और भीड़ भाड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। करेक्ट, मतलब जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी फिर मन बना लेंगे कि वापस जाना है। हाँ, और आजकल तो चीजें थोड़ी सी इजी हो गई हैं कि नेट और इंटरनेट होने की वजह से लोगों को पता है कि फिल्में कहाँ बनती हैं। अंधेरी का एरिया, बांद्रा का एरिया, गोरेगांव का एरिया, लोगों को पता है कि यहाँ प्रोडक्शन हाउस होते हैं, यहाँ ऑडिशन देना या ऐसे अप्रोच करना। हाँ करेक्ट। हाँ, तो अगर पहले तो चलिए ये सब नहीं पता था तो लोग मजबूर थे, अब तो ये सब चीजें पता है, तो आप वो घर पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू ये सब रिसर्च कर सकते हैं कि आप एक एफर्ट डालिए अगर आपको बॉम्बे आना है तो, कि यहाँ पे आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या काम होगा, कैसे आप एक्टर बनोगे, क्या है। करेक्ट। बहुत सारे कोर्सेज तो ऑनलाइन भी मिलते हैं, यूट्यूब ऑनलाइन भी है। हाँ, आजकल तो वर्चुअल भी बहुत कुछ है। मैंने खुद मतलब जो है वॉइस ओवर ऑफलाइन सीखा है, बट देयर वाज ऑप्शन अवेलेबल कि अगर मुझे चाहिए तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। हाँ, वही कर रहा हूँ। अब तो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी है, मतलब मास्टर क्लासेज है, नसरुद्दीन शाह, ये वो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। आप वो कोर्स कर सकते हैं, वो सब फ्री में है। करेक्ट।
फ्री में भी हाँ बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल एग्रीड एग्रीड सर। तो सर अब आगे चलते हैं, मतलब 92 में जब ये कांति शाह और किशन शाह जो आए पैरेलल, अगर सिनेमा की बात करें तो जितने भी डिसेंट फिल्म मेकर्स थे जैसे रामसे ब्रदर्स, दिलीप गुलाटी, मोहन भाकरी, विनोद तलवार, तो ये सब लोग जो है गुम होने लगे, या तो पॉज कर लिया या तो जो है फिल्में बनाना छोड़ दिया या रीजनल मूवीज में चले गए। तो ये ऐसे क्यों हुआ, मतलब कि ये जो दो शाह ब्रदर्स आए। शाह ब्रदर्स भी वैसे 88 में इंटर होते हैं इस इंडस्ट्री में, और मारधाड़ उनकी पहली मारधाड़ फिल्म मूवी, थी। हाँ करेक्ट। लेकिन उनका जो जिस सवाल की आप बात कर रहे हो वो एग्जैक्टली 93 94 में ही स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। जो उन्होंने एक इंडस्ट्री को खराब किया था, जो केमिस्ट्री यहाँ का डिसबैलेंस किया था। और ये जो बड़े प्लेयर्स थे, रामसे ब्रदर्स, मोहन भाकरी, विनोद तलवार, ये लोग आउट। इसका कारण ये था कि ये लोग भी हॉरर बना रहे थे। करेक्ट। और ये जब शाह ब्रदर्स था तो ये भी हॉरर बना रहे थे, और ये हॉरर के साथ साथ डाकू की फिल्में भी बना रहे थे और मसाला फिल्में भी बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पर इनकी फिल्मों की जो कॉस्ट थी वो बहुत कम थी। मोहन भाकरी साहब की जो मिनिमम फिल्म भी थी वो 50 लाख में बनती थी। करेक्ट। रामसे ब्रदर्स की जो मिनिमम फिल्म के जो सबसे कम कॉस्ट की बजट की फिल्म होगी वो भी 40 लाख 50 लाख की 40-50 लाख की होगी। करेक्ट। और उसके जस्ट अपोजिट शाह ब्रदर्स 5 लाख में एक फिल्म बना रहे थे, 3 लाख में एक फिल्म बना रहे थे। करेक्ट। तो अब उनके पास 5 लाख की एक फिल्म, तब मोहन भाकरी साहब या रामसे ब्रदर्स एक 50 लाख की फिल्म बना रहे हैं, तो उसके ऑब्वियस सी बात है कि उसको निकालने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो फिल्म 50 लाख प्लस प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, यानी 60 70 80 लाख में बेचेंगे। करेक्ट। करेक्ट। तो उनको प्रॉफिट निकलेगा, तब वो अगली फिल्म बनाएंगे। करेक्ट। ऑडियंस को सिर्फ हॉरर देखना था, ऑडियंस को क्वालिटी हॉरर नहीं देखना था, ऑडियंस को ऐसा कुछ नहीं देखना था कि जो मतलब बहुत, क्योंकि हिंदुस्तान की ऑडियंस एंटरटेनमेंट को प्रेफर करती है ना कि आर्ट को। उसकी वजह से हाँ उसके वजह से उनको हॉरर देखना था। प्लस शाह ब्रदर्स हॉरर के साथ लस्ट भी दे रहे थे, थोड़ा पॉर्न भी डाल रहे थे, थोड़ा सॉफ्ट पॉर्न भी डाल रहे थे, तो उनको ऑडियंस को और उसमें चीजें मिल रही थी, इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि वो 5 लाख में बनाने लगे। तो अब वो 5 लाख की चीज 25 लाख में बेच रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर को हाफ से भी कम प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है सेम क्वालिटी का और ऑडियंस आ रही है देखने के लिए, थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने डिमांड कम कर दी। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने डिमांड कम कर दी तो चूंकि रामसे ब्रदर्स बड़ा सेटअप था तो वो कुछ दिन तक सरवाइव कर गए। पर मोहन भाकरी और विनोद तलवार जैसे डायरेक्टर जो इंडिविजुअल डायरेक्टर थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। करेक्ट। विनोद तलवार तो प्रोडक्शन में चले गए और मोहन भाकरी साहब जो है शॉर्ट फिल्म में बनाने लगे, वो पुणे शिफ्ट हो गया। करेक्ट। करेक्ट जी। करेक्ट। और सर ये जानना चाहूंगा मैं, आप सिनेमा मरते दम तक में एक सीन में किशन शाह जी ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को लास्ट में तो इतनी आदत लग गई 1.5 लाख रुपए में मूवी चाहिए। तो ये 1.5 लाख ओवरऑल इंडिया की कॉस्ट थी कि या कुछ एक रीजन की कॉस्ट थी? नहीं, 1.5 लाख एक रीजन की, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान में 23 टेरिटरी है, तो एक टेरिटरी का कॉस्ट था कि वो 1.5 लाख में अपनी टेरिटरी के लिए, वो दिल्ली टेरिटरी मेन टेरिटरी थी इन टाइप की फिल्मों की, तो दिल्ली टेरिटरी और पंजाब टेरिटरी के लिए वो फिल्में मांगते थे 1.5 लाख में। तो अगर वो 1.5 लाख की फिल्म वो मांग रहे हैं तो लाख रुपए में तो फिल्म बना रहे हैं ना ये लोग। अच्छा, तो फिर मतलब बाकी सर्किट्स के लिए अलग पैसा मिलेगा इनको, तभी तो इनको प्रॉफिट। मतलब इनका रेशियो ये था कि ये 3 से 4 लाख रुपए की फिल्म बनाते थे या मैक्सिमम 5 लाख की फिल्म बना देते और पूरे हिंदुस्तान के जो 8 टेरिटरी में इनकी फिल्में निकलती थी, यूपी, बिहार, बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस टेरिटरी में इनकी फिल्में निकलती थी। और ये टेरिटरी मिला के ये 25 से 30 लाख रुपए उसी फिल्म पर कमाते, यानी 5 लाख, 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए और 25 लाख कमा रहे हैं ये टेबल पे। मतलब इनको मेहनत भी नहीं करनी, फिल्म तो बनती रहेगी, उससे पहले पैसा आ जाता था इनके पास। करेक्ट ऑन टेबल बिक जाती थी। ठीक है सर। इसी के अगर आगे चले तो कुछ लोगों ने तो फिर 2 दिन में फिल्में बनाना, पहले तो चलो महीना था, फिर महीने से 24 दिन 25 दिन हुआ, फिर 20 दिन 15 दिन 10 दिन 5 दिन, फिर एक टाइम ऐसा आया कि दो दिन में फिल्में जो है बन जाती थी।
फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता था, कुछ भी कहानी लिख देते थे, कुछ भी मूवी बन जाती थी। तो सर अगर आप IMDb पे जाओगे तो कांति शाह की IMDb पे आपको कुल 250 के आसपास फिल्में दिखेंगी। करेक्ट। पर सच्चाई ये है कि कांति शाह ने अपने जीवन में 700 फिल्में बनाई हैं। 700? पूरी दुनिया में किसी फिल्म किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। डायरेक्टर ने 700 फिल्में नहीं बनाई है। तो आप खुद रेशियो निकालो, और उनका जो टाइम स्पेंड है वो 20 साल का है, मतलब 20 साल उन्होंने काम किया। करेक्ट 20 साल के अगर एवरेज रेशियो में निकालोगे तो उतनी फिल्में नहीं होती। वो ऑब्वियसली एक एक दिन में एक फिल्म बना रहे थे, 2 दिन में एक फिल्म बना रहे थे एक टाइम पे। मतलब अनाउंसमेंट करते थे, गुजरात जाते थे, और एक साथ, मतलब ही इज काइंड ऑफ दैट डायरेक्टर कि वो गुजरात जाते थे, राजपीपला का वो लोकेशन, एक वहाँ पे बंगलो है, राजवन बंगलो, वहाँ पे वो बुक करते थे, और उस एक लोकेशन पे एक साथ 3 फिल्में शूट करके आते थे वो लोग। 3 एक ही लोकेशन? हाँ, एसएल स्टूडियो में ये लोग बुक करते थे। एसएल स्टूडियो में 3-4 लोकेशन एक साथ है, एक ही फ्लोर पर, वहाँ जाते थे और वहाँ एक साथ 3-3 फिल्में शूट करते थे। तो ये इस हिसाब से रेशियो से काम कर रहे थे ये लोग। तो मतलब इनको क्वालिटी और कंटेंट से कोई मतलब नहीं था, इनको क्वांटिटी से मतलब था। तो इनको पता था कि मेरी एक फिल्म में कुछ भी बनाऊंगा, बिना सर पैर के भी बनाऊंगा, तब भी 10 लाख कमा के देगी। तो मैं 10 फिल्में बनाऊं ना, मैं 1 करोड़ तो कमा रहा हूँ। करेक्ट। तो फिर तो उनके मतलब काफी लोगों के ये टाइम पे तो वारे न्यारे हो गए इस लॉजिक से। तो इस इंडस्ट्री ने बी ग्रेड काम किया हो, इस इंडस्ट्री ने सॉफ्ट फोन को इंट्रोड्यूस किया हो सिनेमा हॉल में, इस इंडस्ट्री ने लिटरली जो बड़ी इंडस्ट्री A+ इंडस्ट्री वाले लोग हैं उसको बोलते हैं कि गंद मचाया हो इस इंडस्ट्री ने, जो भी किया हो। पर इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों का घर चलाया है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे कई सारे सिनेमा हॉल ओनरों से मिल चुका हूँ जिन्होंने ये बताया है कि उनके पास एक सिनेमा हॉल था, और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा उन लोगों ने दूसरा और तीसरा भी सिनेमा हॉल खोल लिया। बहुत बढ़िया बात है। लाखों लोगों का घर चला है सर, लाखों लोगों का घर चला, करोड़ लोगों का पेट भरा। सही बात है सर। कितने लोगों ने अपना घर बना लिया, कितने लोगों ने गाड़ी बना ली, बच्चियों की शादी की, बच्चों को पढ़ाया। इसी जो हम सिनेमा मरते दम तक जो हम शो कर रहे थे, उसी में से वन ऑफ द डायरेक्टर थी दिशा के फादर शिवा है, और शिवा रिंदानी। हाँ, रिंदानी। वो काफी अच्छी A ग्रेड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, तो बहुत सारी B ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है। एंड ही इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल जो खुद मुंह से बोलते हैं कि बेटा इन्हीं फिल्मों ने तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट कराया। करेक्ट। ओके। करेक्ट सर। तो आगे चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। तो सर 2006 और 2007 के बाद ये जो इंडस्ट्री है ये फेड होते गई, सिंगल स्क्रीन बंद होते गए। क्या वजह रही? मतलब ऐसा क्या हुआ कि 2006-07 के बाद सब कुछ है बंद होते गया? अगर आज की मैं बात करूं तो 6000 जब सिंगल स्क्रीन थे, आज तो 1000 सिंगल स्क्रीन है सिर्फ। कई सारे रीजन थे इस इंडस्ट्री को कोलैप्स करने के। सबसे पहले तो इंडस्ट्री का एक जो यूनिटी जो चली शुरू 90 से लेके 2000 तक, कि अगर गुलाटी कोई सिनेमा बना रहे हैं तो वो बना रहे हैं, फिर शाह उनको डिफीट में, मतलब उनको काउंटर नहीं कर रहे हैं, काउंटर में कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो ये सब अपने अपने इंडस्ट्री इन लोगों ने बना रखी थी, अपने अपने एरिया बना, तो अपनी अपनी फिल्में बना रहे थे ये लोग, एक दूसरे का लाइन क्रॉस नहीं करते थे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आफ्टर 1998 और 2000 के बाद जब अचानक से कांति और किशन बूम पे आ गए और सबसे टॉप नाम बन गए, सबसे ज्यादा पैसा कमाने लगे, देन गुलाटी साहब और जो भी बाकी दूसरे लोग भी थे उनके मतलब नजर में वो आने लगे, एंड देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, मतलब पुलिस कंप्लेन कर देना, और ये तो एक राइवलरी स्टार्ट हो। इस इंडस्ट्री में पहली बार राइवलरी स्टार्ट होगी, आपस में लड़ना झगड़ना, तो वो उस चीज ने एक वीक किया। दूसरा, राइवलरी की वजह से सेंसर बोर्ड का ध्यान गया इस फिल्मों पे, तो बहुत सारे रेट पड़ने शुरू हो गए सिनेमा हॉल में। करेक्ट। इस दौर तक एक्चुअली ये सिनेमा अपने कंटेंट की वजह से नहीं, अपने सॉफ्ट पॉर्न की वजह से चल रहा था। जो फिल्म के अंदर जिसको बिट्स बोला जाता था, बिट्स। हाँ, 1000 फीट का एक बिट्स होता था, शूट करके ये लोग देते थे सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल से ये सीधा ये सेंसर में नहीं जाता था, सीधे सिनेमा हॉल में जाता था। वो भी कुछ ही सेंटर्स में जाता था एज पर माय नॉलेज, मतलब सभी सेंटर्स में तो नहीं चलता होगा मेरे को। ऑब्वियसली सभी नहीं चलता था, लेकिन बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे, हाँ, मेजरली चलता था। हर शहर में अभी जब आप उस दौर के किसी लोग से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि हर शहर का
कोई ना कोई सिनेमा हॉल बदनाम सिनेमा हॉल था, करेक्ट। जहाँ पे फैमिली वाले मना करते थे अपने बच्चों को या घर वालों को Correct. उस सिनेमा हॉल में मत जाना, वहाँ अजीब फिल्म चलती है, गंदी हाँ फिल्म करेक्ट चलती करेक्ट, क्योंकि आई आई ऑल्सो रिकॉल, मैं भी कुछ है। जब हाँ 17-18 साल का था तो गया था, तो मेरे नानी ने बोला था कि नहीं नहीं इस सिनेमा हॉल में मत जाना, फिर भी मुझे यही लालच था कि मैं चलो देख के आता हूँ कि क्या होता हाँ है। हाँ तो वही तो ये हर जगह पहुंच चुके थे ये लोग करेक्ट। पर्सनली इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो वो पहुंचाते थे ये स्टॉक और वो, तो वो था एक रीजन कि वो सब आपस में कंप्लेन होने लगी, पुलिस की रेड्स पड़ने लगी, अरेस्ट होने लगे, तो एक राइवलरी स्टार्ट लीगल हुई। कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। हाँ दूसरा इसी दौर में इंटरनेट अपने बूम पे आया, तो जो करेक्ट। चीज आप सेक्स और उसके लिए थिएटर में जा रहे थे वो अब आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे कंप्यूटर। अवेलेबल था। करेक्ट तो करेक्ट। अब आपको रिस्क भी नहीं, क्योंकि वहां जाना तो वहाँ पुलिस की अगर रेड पड़ गई तो थाने जाओ, बेइज्जती रिस्की होगी रिस्की है। पुलिस में, हाँ हाँ पर सोसाइटी में आपका नाम खड़ा होगा। और ये तो अब आप अपने घर में बैठ के कंप्यूटर पे देख रहे हो या साइबर कैफे, ये साइबर कैफे का दौर था जब साइबर कैफे अपने साइबर यहाँ। कैफेज होते थे, 10 रुपीज पर आवर पर हाफ एन आवर हम हाँ लोग खुद जाते और थे। मैं और उसमें भी कोई एक आध कंप्यूटर वो कॉर्नर में रखते थे जो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए होता था, उसका 30 रुपए 40 रुपए वो चार्ज एक्स्ट्रा लेते थे। और करेक्ट वो सिर्फ वो फिक्स होता था कि इस नंबर वाले कंप्यूटर में जाओ, यहाँ पे होगा, वो दरवाजा लगा, तो वो साइबर कैफे का दौर आया, तो उसकी करेक्ट। वजह से भी सिनेमा को कुछ फर्क पड़ा। और सबसे बड़ा जो इनको मार मारा वो मारा सैटेलाइट ने। जब तक फिल्म प्रोजेक्शन चल रहा था तब तक तो इनके लिए आसान था बिट्स को जोड़ना और चलाना। और सैटेलाइट के वजह से सैटेलाइट का प्रोजेक्शन होता था बॉम्बे की किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो यहाँ पे बैठे हुए ऑफिसर्स थे, यूएफओ के सरासरा क्यूलर, और आप पूरी फिल्म यहाँ लेके जाते थे और ये लोग यहाँ से अपलोड करते थे और सैटेलाइट से आपका टेलीकास्ट होता था। अब पॉसिबल ही नहीं था कि ये वो जो पोर्शन था जिसको ये बिट्स और अनसेंसर्ड। हाँ करेक्ट। जो अनसेंसर्ड सेक्स वाला जो पोर्शन था उसको वो चला पाए सिनेमा हॉलों में, तो वो नहीं चला पा रहे थे, तो उसकी वजह से ऑडियंस को तो अब वही देखना था ना, ऑडियंस को फिल्म से कोई मतलब तो था नहीं, ऑडियंस को वही देखना था। करेक्ट अब वो ऑडियंस को मिल नहीं रहा था, ऑडियंस ने इनकी फिल्में देखना बंद कर दी, तो करेक्ट फिल्में देखना बंद कर दी, तो उसी के वजह से इस फिल्म का डाउनफॉल होता है, इस पूरे सिनेमा इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, और यहीं से भोजपुरी सिनेमा का जन्म होता है। जन्म होता है। कि जो चीज ये लोगों नहीं दिखा पा रहे थे वही सॉफ्ट पॉर्न, या सॉफ्ट पॉर्न तो मत बोलिए, लेकिन सॉफ्ट जो भी लस्ट और ये सब था उसको भोजपुरी सिनेमा अपनी लैंग्वेज में डाल के दिखाना शुरू कर दिया, तो लोग उसको देखने लगे जाके अपने लैंग्वेज में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी अगर मैं देखूं तो फिर वो कुछ लोग साइकिल वाले, ठेले वाले, जो भी माइग्रेंट्स हैं, वही audience। 90% लोग वही थे जिसको हम मास बोलते हैं, Correct, जिनके mass, पास जो दिन भर में 200 रुपए 500 रुपए कमाते हैं और Correct. शाम को 20 रुपए में पिक्चर देखते थे सिनेमा हॉल में बैठ के अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए। करेक्ट। तो वो वही जाते थे। इस फिल्म के शो भी अगर आप देखोगे तो या तो मॉर्निंग में चलते थे और या तो लेट नाइट इवनिंग में, हाँ, या नाइट में चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वो ऑडियंस मॉर्निंग के जो शो होते थे वो स्टूडेंट जाते थे कॉलेज बंक करके देखने के लिए, और ये नाइट का जो शो होता था वो ये सारा वर्कर क्लास जो था वो अपने दिन भर की थकान मिटाने जाता था। क्लास। करेक्ट 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 सर, बिल्कुल एग्रीड सर। सिंगल, अगर आज की बात करें, आज के दौर की बात करें, सिंगल स्क्रीन थिएटरिकल बिजनेस, ये दोनों चीजें इज स्ट्रगलिंग वेरी बैडली। सिंगल स्क्रीन तो मैं एक कह सकता हूँ कि इज ब्लीडिंग, वो इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है एकदम। तो क्या क्या वजह रही, मतलब आज के टाइम पे भी इतना स्ट्रगल है? सर सिर्फ सिंगल स्क्रीन नहीं बीट कर रही, हमारी पूरी इंडस्ट्री बीट कर रही है, और हमारी पूरी इंडस्ट्री गैस पे है। करेक्ट। आप खुद सोचिए कि एक समय था जब इस हिंदुस्तान में इतने सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे, लेकिन उसके वजह से ये सिनेमा कभी यहाँ का मार्केट, कभी इंडस्ट्री कभी कोलैप्स नहीं की, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि सब इंडिविजुअल वो थे, आइडेंटिटी थी। एक सिनेमा हॉल था, उसका कोई अलग मालिक था, दूसरे का कोई अलग मालिक था, तीसरे का कोई अलग मालिक था। चल, तो अगर कोई एक सिनेमा हॉल बंद भी होता था तो बाकी इंडस्ट्री चल रही थी। यहाँ प्रोड्यूसर अलग अलग थे, सब अलग अलग चीजें थी। तो किसी एक के बंद और खुलने से कोई चीज किसी इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता था। द वर्ड इज द शो मस्ट गो ऑन, वो हमेशा होता रहता था, हमेशा होता रहता था। करेक्ट। लेकिन आज अगर आप इस सिनेरियो की बात करें तो आज मैक्सिमम फिल्म में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सबसे पहले खत्म हो गए। करेक्ट। अब जितने प्रोड्यूसर हैं वो मोस्टली कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर हैं। अब छोटे प्रोड्यूसर हैं ही नहीं इंडस्ट्री में, बहुत हिम्मत करते हैं तो आपको 10, पहले 100 इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मिलते थे, अब 5 मिलेंगे, और वो भी 5 में से सर्वाइव तो अगर मैं देखो, अगर कुछ एक ही करता है, बाकी लोग तो मतलब सब तो वैनिश हो जाते हैं।
हाँ और अब कॉर्पोरेट बच्चे हैं। करेक्ट। दूसरा, पिक्चर बनाने के लिए कॉर्पोरेट के पास जाइए और पिक्चर रिलीज करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का जो मेजर सिनेमा है 80% सिनेमा प्रोजेक्शन, अगर मैं 10-20% सिंगल स्क्रीन को अगर हटा दूं तो 80% मल्टीप्लेक्स के पास है, उसमें भी 70% दो ही कंपनियों के पास है, पीवीआर और सिनेपोलिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन, क्योंकि इसके पहले भी इस देश में बहुत सारी मल्टीप्लेक्स कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं, या तो मर्जर हुआ है या तो कोलैबोरेशन हुआ है। Correct, अभी correct. रिसेंटली पीवीआर और आइनॉक्स का हुआ है। पीवीआर आइनॉक्स हुआ, इसके पहले बिग सिनेमास था, रिलायंस था, मिराज, अब मिराज बहुत ग्रो हो से रहा है। कार्निवल था, फन सिनेमा था, सत्यम Correct. था, बहुत सारे आए और वो खुलते गए, बंद होते गए। तो अगर Correct. खुदा ना खास्ता कल के दिन पीवीआर जैसी कंपनी कोलैप्स कर जाती है तो हमारा तो पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा Collapse सर, हो क्योंकि हम जाएगा। फिल्म बना के कहाँ दिखाएंगे। करेक्ट। और ये पूरी जिम्मेदारी हम जैसे फिल्म मेकर और जो हमारी पिछली पीढ़ियों के फिल्म मेकर थे जिन्होंने कॉर्पोरेट के दरवाजे खोले और उसमें घुस के और कॉर्पोरेट के घर में जाके बैठ गए, ये हम सब की गलती है। आज ये पूरी इंडस्ट्री ऑक्सीजन पे है और ये पूरी इंडस्ट्री आज पीवीआर जैसे बड़ी कॉर्पोरेट को, बड़ा कंपनी को, बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी को, बड़ा शोकेस प्रोजेक्शन इंडस्ट्री को भी थिएटर में ऐड चलाने पड़ते हैं कि असली मजा थिएटर में आता है फिल्मों का। बड़े बड़े स्टार उस ऐड को वहाँ पे जाके कर रहे हैं और बोलना पड़ रहा है सबको कि थिएटर आइए, थिएटर में मजा आता है। पार्टी। हाँ, क्योंकि वो ये ऐड चला रहे हैं कि अब थिएटर में, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने वो गड्ढा खोद दिया है, अब हम खुद भी उस पे गिरने वाले। ऐसा नहीं कि दुनिया गिरेंगे, खुद भी गिरेंगे। हमने ये अब इसमें कोविड की अगर 5-10% गलती है तो 90% गलती ये जो आग है और ये जो चीजें हैं वो बहुत सालों से चल रही थी। ये नहीं कि कोविड की वजह से ये हुआ है, कोविड की वजह से बूस्ट हुआ, बट चल तो काफी सालों से रही थी। करेक्ट। हम ये जो धीरे धीरे जो था ना सिंगारी और घी, वो हम बहुत पहले से डाल चुके हैं, ये कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एग्रीड सर, एग्रीड सर। आगे अगर मैं बात करूं, आपको लगता है कहीं कभी भी फ्यूचर में कि ओटीटी जो है पूरी तरह से ओटीटी छाया रहेगा और थिएटर जो है बंद हो जाएंगे एकदम? मैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम सिचुएशन तो अभी ये है कि ओटीटी का खुद भविष्य क्लियर नहीं है। करेक्ट। हिंदुस्तान में आप बताइए कितनी ओटीटी फॉर्म्स हैं? करेक्ट। जियो का मर्जर हो गया हॉटस्टार के साथ, हॉटस्टार जियो एक ही हो गया। अमेजॉन हॉटस्टार, हाँ, सोनी, जी5, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, पांच कंपनियां हिंदुस्तान में बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ने मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल में कुछ नया प्रोडक्ट निकाला हो मार्केट में। करेक्ट। जो भी उनके शो आए हैं ये सब कोविड और 2021 और 22 के पेंडिंग शोज हैं, जो नए शोज हैं वो रिलीज कर रहे हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि ओटीटी तो खुद अपने घड़ी गिन रहा है, भविष्य के लिए चिंतित है। हाँ, जियो के आप देखिए, अगर महीने में आप खुद बताइए कि 6 ओटीटी आपने गिने उंगली पे, ये 6 ओटीटी का अगर आप एवरेज निकालिए तो हर महीने एक वेब सीरीज वो लॉन्च कर रहे हैं। करेक्ट। तो साल में 12 वेब सीरीज एक ओटीटी लॉन्च करेगा तो 12×6 72, 72 ओटीटी पूरे साल भर में लॉन्च होंगे। 6 हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं वर्किंग, और उनकी फैमिली तो छोड़ दीजिए, 5 लाख लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस फिल्म में। हाँ, करेक्ट। 5 लाख लोग मिलकर 72 प्रोजेक्ट निकालेंगे तो सर, तो कैसे चलेगा इंडस्ट्री और कैसे चलेगी घर रोजी रोटी लोगों की? करेक्ट सर, करेक्ट। एग्रीड। तो मतलब ये थिएटरिकल बिजनेस आगे चल के रिवाइव होगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? होना चाहिए सर। बिना थिएटर सिनेमा ही एक ऑप्शन है, टीवी, ओटीटी ये सब सब्सिडरीज हैं, ये सब सेकंड ऑप्शन है, ये सब सिस्टर्स हैं, ये सब सब प्लॉट्स हैं कहानी के। मेन कहानी सिनेमा हॉल ही है और स्टार्स भी थिएटर में ही बनेंगे मेरे हिसाब से। तो स्टार्स आप ओटीटी पे नहीं बना सकते। कि लास्ट जब से मल्टीप्लेक्स आया है तब से कौन सा स्टार इस देश में पैदा हुआ है? शाहरुख, सलमान, आमिर, ये तो बहुत गोविंदा, अजय देवगन, जब तक ये लोग उसी दौर की पैदाइश हैं जिस दौर में मल्टीप्लेक्स होता था। और जो थोड़े बहुत एक्टर जिनको हम स्टार बोलते हैं, आयुष्मान खुराना और ये कार्तिक, ये लोग भी अभी स्टार बने नहीं है।
ये Correct. लोग स्टार की दौड़ रहे हैं। इसके पहले भी जो लोग थे, चाहे रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन, ये सब भी सिंगल स्क्रीन के दौर के ही हैं। दौड़ के, हाँ जब बराबर। से मल्टीप्लेक्स आया तब से कोई हिंदुस्तान ने किसी स्टार को पैदा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। सब लोग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसे मतलब फुल फ्लेज नहीं बोल सकते कि यार ये शाहरुख खान को टक्कर दे सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं बोल सकते सर क्योंकि ऑडियंस होनी है ना। हमने Correct. मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को सेलेक्टेड ऑडियंस बना दिया। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस फिल्म भी देखती है, उसको क्रिटिसाइज भी करती है, करेक्ट उसको अच्छा भी बोलती है, तो उसको गाली भी दे रही है, करेक्ट क्योंकि ये दिमाग वाली ऑडियंस है। ये उस Correct. फिल्म का पोस्टमार्टम करने के लिए फिल्म देखने जा रही है, करेक्ट। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रही। इंटरटेनमेंट के लिए सिंगल स्क्रीन में मेरा ऑटो वाला भाई जाता था फिल्म देखने के लिए, मेरा सब्जी बेचने वाला भाई जाता था, मेरे वो लोग जाते थे जो मिडिल क्लास थे, जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम से बचने और उसको दूर करने के लिए, उस इंटरटेनमेंट को पाने के लिए सिनेमा हॉल में 3 घंटे जाते थे, और इसलिए वो दिमाग नहीं लगाते थे फिल्म में, कह रही ये क्या लॉजिक है, ये गड़बड़ है। वो सिर्फ मैजिक देखते थे सिनेमा का, और वो सीटी बजाते थे, और वो उस स्टाइल को फॉलो करते थे, उस कैरेक्टर को फॉलो करते थे, उस डायलॉग को फॉलो करते थे। करेक्ट करेक्ट, ये तो ट्रेंड भी बन जाता था, क्योंकि मैं खुद देखा था तेरे नाम के बाद सब लोग जो है सलमान जैसे ही बाल बनाते, आधे इधर से आधे उधर से। हिंदुस्तान में आप खुद बताइए पिछले 10 साल में किसने किसके डायलॉग को और लुक को फॉलो किया? यहाँ लुक फॉलो होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस जो लुक फॉलो करती थी वो उस सिंगल स्क्रीन में जाती थी, क्योंकि वो वही अफोर्ड कर पाती थी। हमने तो स्क्रीन ही बंद कर दिए ना। अब टिकट ही मैंने 250 का रख दिया, और मेरी जो ऑडियंस जो 10,000 महीने का कमा रही थी, वो अब 250 रुपए का एक फिल्म देखने जाएगी तो महीने साल में एक फिल्म ही देख पाएगी। साल में एक ही फिल्म देख पाएगी, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, तो कुछ लोग रेगुलर थे पहले, अब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग, तो वो लोग टीवी पे ही अपना जो है मनोरंजन, या फिर मोबाइल पे ही मनोरंजन यूट्यूब पे ही कर लेते हैं अभी। सर मैं तो अपनी पिछली पीढ़ी को यही जानता हूँ कि पिछली पीढ़ी ऑफिस से भी निकल के आती थी तो एक फिल्म देख के आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों 2 रुपए 2.5 रुपए की फिल्म की टिकट हुआ करती थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिल्म देखने के लिए आपको, जैसे आपको शादी और घर में कोई फंक्शन होता है, उसके लिए आप जब प्लानिंग पूरी शुरू कर देते हो महीनों पहले से, वैसे फिल्म के लिए भी आपको महीनों पहले से प्लानिंग करनी। हाँ, मतलब एडवांस बुकिंग, पहले की एक्साइटमेंट थी कि चलो एडवांस बुकिंग करना है, बारिश होगी तो भी जाएंगे, चाय पियेंगे, तो अब वो नहीं बचा है कहीं ना कहीं। फिल्म इज नाउ लग्जरी बिजनेस, लग्जरी एंटरटेनमेंट। आपको एक फिल्म देखनी है तो आपको 2,000 रुपए खर्च करने हैं। 500 रुपए अगर आप 2 लोग फिल्म देखने जा रहे हो तो टिकट पे खर्च करोगे, 1,500 रुपए आप पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पे खर्च करोगे। करेक्ट 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 सर, इसके आगे वाले सवाल पे चलते हैं कि आज ओटीटी पे इतना वल्गर कंटेंट चल रहा है, इतनी सारी एप्स है, इतना सारा वल्गर कंटेंट चल रहा है। अगर हम देखें तो बदनाम सिर्फ कांति शाह और किशन शाह दोनों ये ब्रदर्स क्यों हैं? किया तो सबने, लेकिन बदनाम तो यही 2 लोग हैं, ऐसे क्यों सर? बदनाम इसलिए वो है कि वो पॉइनियर्स थे इस फील्ड के। हिंदुस्तान में या किसी भी फील्ड में जब कोई नई चीज होती है, जो शुरुआत करता है वही बदनाम होता है, वही उसकी लड़ाई लड़ता है, वही उसका फायदा भी उठाता है, वही नुकसान भी झेलता है। तो जब ये लोग उस चीज को शुरू किए थे तब हिंदुस्तान में ये सब चीजें नहीं होती थी, इसलिए वो बदनाम हो गए। आज हर आदमी कंटेंट के नाम पे और उसके नाम पे यही चीजें बेच रहा है। वो उसको पता है कि यही चलना, क्योंकि एट द एंड चलना वही है सर। कहानी, ड्रामा, इमोशन सब आप बना लो, वो देखने वाली ऑडियंस अलग है और ये देखने वाली ऑडियंस अलग है, और ये ऑडियंस बहुत बड़ी है जिसको ये कंटेंट देखना है। अब अगर गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में सेक्स साइट और पॉर्न साइट चलती थी, गवर्नमेंट ने उस पर पॉक्सी लगा दी कि नहीं अब आपको नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लोगों ने उसके भी रास्ते ढूंढ लिए। अभी यूएस के सर्वर, लग्जमबर्ग के सर्वर से वो लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। करेक्ट, वही कह रहा हूँ कि लोग ने उसके भी रास्ते ढूंढ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए तो रास्ते ढूंढ रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट। हर बंदा वो कंटेंट देखना चाहता है। बातें लोग जो भी कर लें सभ्यता और संस्कार की, लेकिन हर बंदा वो देखना चाहता है, इसलिए वो कंटेंट बन रहे हैं और लोग उसको बेच रहे हैं। आप एक आंकड़ा देखोगे अगर, तो एक आंकड़ा ये है कि सिर्फ कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था और सारी इंडस्ट्रियां घर बैठी थी, उस समय हिंदुस्तान में एक पॉर्न इंडस्ट्री क्रिएट हुई जिसने 500 से 700 करोड़ का बिजनेस किया है। करेक्ट। इसमें बहुत सारे बॉम्बे में बाद में अरेस्ट हुए, कई लोग पुलिस ने पकड़ा और ये सब हुआ। उसमें उस पूरी इंडस्ट्री ने 500 से 700 करोड़ का बिजनेस किया। मतलब कोई तो देख रहा था, बहुत सारे लोग देख रहे थे। नहीं, हम कोई तो नहीं, बहुत सारे लोग देख रहे थे, तभी तो ये सब हुआ। करेक्ट, एग्रीड
सर आगे अगर आगे वाले सवाल पे चलते हैं तो बिट्स पे आपका क्या ख्याल है? बिट्स के बारे में आपका क्या व्यू है सर, जो बिट्स डाले जाते थे? बिट्स वही सिनेमा। देखिए, अब आपके पास टैलेंट है तो आप कहानी बनाओगे, आप कुछ अच्छा चीज कंटेंट बनाओगे, आप इमोशन क्रिएट करोगे, आप ड्रामा क्रिएट करोगे। एट द एंड ये वो लोग थे जो लोग बी ग्रेड इंडस्ट्री जिन्होंने शुरू किया, ये वो लोग थे जिनको ए ग्रेड इंडस्ट्री ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट कि मैं एक अच्छी कहानी लिखूं, एक अच्छे एक्टर से एक्टिंग करवाऊं, एक अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर सकूं। उनके पास वो टैलेंट नहीं था, बट उनके अंदर वो जिद थी कि मुझे सिनेमा बनाना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है। तो वो तो करना था उनको, तो उन्होंने किया। पर ऑडियंस को भी तो, क्योंकि एट द एंड फिल्म इज अ टू वे बिजनेस ना। आपने फिल्म बनाई, लेकिन जब तक ऑडियंस उसको देख के उसको धन वापस नहीं करेगी तब तक आपकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं है। तो उसी तरह उन्होंने फिल्म तो बना लिया, लेकिन अब उसको सक्सेस भी तो करवाना है। तो अब ऑडियंस को क्या कैसे बुलाएंगे? तो पहले उन्होंने ऑडियंस को बुलाने के लिए ये अपना सही हथियार बनाया कि भाई चलो हम कहानी तो नहीं दिखा सकते, हम ये तो नहीं दिखा सकते, चलो हम सेक्स डाल देते हैं, कम से कम इसकी वजह से ऑडियंस आएगी। और ऑडियंस आई, और बहुत ज्यादा जोर से आई, बहुत ज्यादा ऑडियंस आई कि कम से कम उन लोगों की तो दुकानें चल गई सबकी। करेक्ट कुछ जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत लोगों के बारे नहीं आ रहे हो गए। करेक्ट सर, एग्रीड। तो सर अगर बात करें, आज छोटी बजट मूवीज वाले सब घर बैठे हैं, ठीक है, तो आज के डेट में मतलब उन लोग के पास काम नहीं है, तो इसकी भी क्या यही वजह है कि मतलब जो है डाउनफॉल हो गया इंडस्ट्री का, इसी वजह से सब लोग जो है घर बैठे हैं? हाँ, बिकॉज वो लोग उतने टैलेंट, पहले ही रहा ना, वो टैलेंटेड लोग नहीं थे, वो लोग जिद्दी लोग थे, और वो मतलब जुनूनी लोग थे, उनको फिल्में बनानी। करेक्ट। तो एक्चुअली तो अगर ये देखा जाए तो ये बात तो सही नहीं है कि वो लोग घर बैठे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कांति शाह, किशन शाह, उन लोगों ने भी अपना छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म जो स्लीजी और थोड़े से जो मतलब सेंसर के उसमें कैटेगरी के अंदर आते हैं, वैसे कुछ वो एरोटिक फिल्म्स बना रहे थे। वो गुलाटी भी अपनी फिल्म, गुलाटी ने अभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक बायोपिक बनाई। करेक्ट। हरिनाम सिंह अपना यूट्यूब चैनल, तो लोग अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जे नीलम भोजपुरी में एक्टिंग करती हैं। करेक्ट। इन लोगों ने सब, क्योंकि घर तो सब कुछ है, पेट तो सबका है ना सर, पेट तो पालना ही है। लेकिन अब वो चूंकि वो जो जिस वर्ड के ये लोग राजा थे, जिस वर्ड के ये लोग बादशाह हुआ करते थे, वो वर्ड बंद हो गया, वो दुनिया बंद हो गई। तो वो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से वो मुकाम और वो ग्लैमर नहीं उनके पास। पर काम सब कर रहे हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन काम छोटा मोटा सब कर रहे हैं और अपने रोजी रोटी चला रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और 500 बड़ी फिल्में बनती हैं तो 100 छोटी ऐसी फिल्में भी बनती है जो हम तक या कभी किसी तक पहुंचती नहीं, या कहीं किसी तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो बन रही होती हैं छोटे बजट की। आज भी 10 लाख 15 लाख की फिल्में बन रही हैं, लेकिन हाँ, उनका कोई रीजन, पहले वो 15 लाख की बनती थी तो 50 लाख कमा लेती थी, अब वो 15 लाख की बस बन रही हैं, अब बन के फिर बंद हो जाती हैं, वही टेबल पे दबा बंद हो जाती है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं सर, अगर इसके आप पहले चले 2005 और 4 में, क्या कुछ ऐसी मूवीज भी थी जो सीधे सीडी पे रिलीज हुई, मतलब थिएटरिकल रिलीज जो है नहीं हुआ, सरपास हो गया? एक पूरा का पूरा पैरेलल वर्ल्ड हुआ है, जिसमें वीडियो फिल्म्स चालू हुई थी, जो थिएटर के अलावा वीडियो फिल्म बनती थी। और वीएचएस पे पहले फिल्में बनना शुरू हुई, जब वीएचएस आया था तो वीएचएस पे बनना शुरू हुई, फिर वीएचएस के बाद सीडी का दौर आया। तो मोजर बिया जो सबसे बड़ी कंपनी थी सीडी बनाने की, उन्होंने शुरू किया था सीडी फिल्मों का दौर। तो बहुत सारी फिल्में आई सीडी पर, मतलब इवन ये सिर्फ ये नहीं है कि छोटी इंडस्ट्री कर रही थी, यशराज ने भी बड़ी कई फिल्में बनाई हैं जिसको वीएचएस फिल्म बोल देते हैं। जैसे एक फिल्म थी आईना करके, एक फिल्म थी जैकी श्रॉफ की, और वो थिएटिकल रिलीज फिल्म थी, बट उसकी शुरुआत जो हुई थी, उसकी कहानी जो लिखी गई थी और यश जी ने जो सोचा था इसको बनाने के लिए, वो पहले वीएचएस फिल्म थी, वीडियो फिल्म थी। तो वीडियो फिल्म थी, उसको वो वीडियो पे ही बनाने वाले थे, लेकिन बाद में वो था कि वो कहानी इतनी बड़ी बन गई, उसका सेटअप इतना बड़ा बन गया कि हॉल में थिएटर रिलीज हो गई। नहीं तो वीडियो फिल्म वीएचएस फिल्म सब करते थे, मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने वीएचएस फिल्म की है, वीडियो फिल्म की। एक बहुत हिट फिल्म थी वीएचएस फिल्म, जो वीडियो फिल्म थी, लाल दुपट्टा मलमल का, वो वीडियो फिल्म थी, मलमल का, वो वीडियो फिल्म थी, वो थिएटिकल फिल्म नहीं थी। और जो कि यही वो दौर था जब पॉप का दौर आया, गाने बनने लगे,
और बहुत सारे म्यूजिक एल्बम आते थे, तो ये सब सिंगल्स आने लगे, एल्बम आने ये लगे। सब VHS का ही दौर पे वो है, VHS का दौर आया तो। करेक्ट 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 सर। तो आखिरी सवाल यही है सर कि आपके आगे की फिल्मों के बारे में कुछ बताइए, और सिनेमा मरते दम तक 2 आने वाली है, कुछ सीक्वल है उसका, शो का? अभी तो फिलहाल CMDT सिनेमा मरते दम तक का 2 का कोई ऐसा जिक्र नहीं है चैनल की तरफ से, बिकॉज वो बड़ा लिमिटेड सा वो था, कि वो उसके बाद कुछ कंटेंट नहीं है कि सेकंड सीजन में कुछ हो। हमने एक ही सीजन में सारा कंटेंट दिखा दिया। नहीं मतलब अगर मैं देखूं तो मैंने उनको वासन बालाजी को कहते हुए सुना था कि 50 ऐसे डायरेक्टर थे, तो अगर मैं देखूं तो इसमें 10 आए होंगे, तो 40 और मतलब होंगे। पर वही है कि अभी तो फिलहाल ऐसा हुआ, ऑब्वियसली इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, हम उतना तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमने सब दिखाई दिया मोटा मोटी का। लेकिन वही है, चैनल का भी फिलहाल कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। जिस दिन जब होगा तो देखा जाएगा, चैनल कर देगी तो हम तो रेडी हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और क्या काम कर रहे हैं फ्यूचर में सर? आपकी कौन सी शोज? हाँ, मेरी अपने कुछ अभी राइटिंग का काम चल रहा है, मैं भी कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा प्रोजेक्ट्स का भी वो चल रहा है, राइटिंग और प्रोजेक्ट्स के साथ। करेक्ट। अभी मैं फिल्म ही लिख रहा हूँ, तो उसमें टाइम है, वो तो भी लिखने का प्रोसेस लंबा होता है। करेक्ट चल रहा है। सर, अंत में एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। हरिनाम सिंह जी के बारे में आपने जिक्र किया, तो उनके बारे में कुछ ऐसे आप बता सके, आपका कुछ एक्सपीरियंस था या आपने कुछ उनकी मूवीज देखी थी? बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। अभी तो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। हाँ, मैं मिला हूँ उनसे, तो उनकी डेथ हो गई। हाँ। कब मिले थे आप? मैं एक्चुअली एक फिल्म के लिए, मतलब उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं रोल दूंगा तुमको, एंड इसी बीच मतलब मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। मैं उनसे यही साल मिला था, आई थिंक 23 एंडिंग या 24 स्टार्टिंग में। अच्छा, तो 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी उनके मलाड वाले घर में। हाँ, ओके। करेक्ट। वो तो मतलब इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, इतने मतलब आप आरामनगर इंडस्ट्री को आज अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया की इंडस्ट्री कहा जाता है ना। करेक्ट। आरामनगर इंडस्ट्री शुरू करने वाले मिस्टर हरिनाम सिंह, पहले वो आरामनगर में ही रहा करते थे, और उनकी जो फिल्में थी वो वहीं से बनती थी, और जो भी लोग बॉम्बे आते थे वो आरामनगर उनसे मिले, क्योंकि ये लोग तब नहीं एग्जिस्ट करते थे जब वो रहते थे। तो अच्छा। आरामनगर इंडस्ट्री के पॉइनियर वही हैं। अच्छा। और अपनी टाइप का सिनेमा बनाते थे, और एक्टर भी उसमें होते थे, राइटर भी होते थे, डायरेक्टर भी होते थे, प्रोड्यूसर भी होते थे, पैकेज थे एक हिसाब से। हाँ। और खुद ही जो है प्रोड्यूस, किसी और के गले पे भी बंदूक नहीं थी। हाँ। और ही इज द मोस्ट मतलब रिसर्चेबल एंड राइटेबल पर्सन इन द इंडियन बिगेट इंडस्ट्री। कांति शाह, किशन शाह, विनोद तलवार, दिलीप गुलाटी और रामसे ब्रदर्स के ऊपर भी लिखा गया है, लेकिन इतना नहीं लिखा गया जितना हरिनाम सिंह के ऊपर फॉरेन अमेरिका के बहुत सारे राइटर्स और ब्लॉगर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो राइटर हैं और ब्लॉगर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं और जो लिखते हैं हिस्ट्री बुक फिल्मों के और ऊपर, और वो सब, उन्होंने हरिनाम सिंह के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एडवुड कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे तो वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी बी ग्रेड, मतलब बी ग्रेड में भी एक कैटेगरी इन लोगों की फिल्मों का था और एक हरिनाम सिंह की फिल्मों का। करेक्ट। और उसी में मतलब खुद भी एक्टिंग करते थे, कुछ लोगों को एक्टिंग सिखाते थे, उनको भी ले लेते थे, सब कुछ खुद ही करते थे, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी थे वो। करेक्ट। तो चलिए, जैसे आपकी कोई और मूवी रिलीज होगी, फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर करेंगे आपसे इंटरव्यू। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू।